बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। और 3 साल 8 माह के बाद पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज होम सीरीज के अंदर फतह नसीब हुई और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल की और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया एक दफ़ा फिर नुमान और साजिद ने, और पाकिस्तान को एक और फतह दिलाई। और जो तवील एक इंतज़ार था टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान को फतह का और सीरीज जीतने का, वो ख्वाब पूरा कर दिया इन दोनों बॉलर्स ने। और हमने ऐसी विकेट बनाई जिसपे जो है स्पिनर्स कारामद होते दिखाई दिए और स्पिनर्स ने अपना रोल भरपूर तौर पर अदा किया। लेकिन साथ साथ क्योंकि इस टेस्ट मैच में फास्ट बॉलिंग के हवाले से अगर हम थोड़ी बात कर लें तो कोई भी फास्ट बॉलर से बॉल नहीं कराई गई है। क्रिकेट की हिस्ट्री में भी एक यह है कि 142 साल तारीख है कि क्रिकेट के फास्ट बॉलर किसी टेस्ट मैच के अंदर यूज होते हुए दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान ने फतह हासिल कर ली इस टेस्ट मैच के अंदर और एक तवील इंतजार पाकिस्तान को करना पड़ा इस फतह के लिए। और जिस तरह की बॉलिंग रही है इस टेस्ट मैच में और इससे कबल वाले टेस्ट मैच में नुमान और साजिद की बड़ी दबंग बॉलिंग करते दिखाई दिए ये दोनों बॉलर्स, और पाकिस्तान को फतह दिलाने में बड़ा अहम रोल रहा है। 2 टेस्ट मैचेस के अंदर अगर 40 विकेटों के हवाले से हम बात करें तो 39 विकेट से इन दोनों बॉलर्स ने हासिल की और 1 विकेट पाकिस्तान के लेग स्पिनर जाहिद महमूद के हिस्से में आती दिखाई दी। ये सब कुछ तो हम आज अपने शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन खुशी की बात है कि आज पाकिस्तान को जो 36 रन की जरूरत थी आज के मैच में जीतने के लिए वो पाकिस्तान के जो है खिलाड़ियों ने पूरा किया और 9 विकेटों से पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की। और इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने दिल खोलकर यहां पर इंग्लैंड के बॉलर्स की धुलाई की। 4 चौके उन्होंने मारे, उसके साथ 1 छक्का और 1 सिंगल रन स्कोर किया और उन्होंने 6 बॉलों पर 23 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। एक तवील इंतजार और इंतजार के बाद फतह पाकिस्तान को नसीब हुई। सब कुछ आज अपने शो के अंदर डिस्कस करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं और उनसे बहुत कुछ आज हम बात भी करेंगे। कल भी ये बैठ के कह रहे थे कि पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और ये कह रहे थे और दावा भी कर रहे थे कि लेंथ से कबल जो है पाकिस्तानी बॉलर्स आउट कर लेंगे इंग्लैंड के बैटर्स को। वही कुछ हुआ और इंग्लैंड के बॉलर्स इस मैच में बैटर से नाकाम दिखाई दिए पाकिस्तान के दोनों स्पिनर जाहिद और साजिद के सामने। नुमान ने एक दफा फिर अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 6 विकेटें इस मैच इस इनिंग में हासिल की और फिर साजिद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो दोनों की अगर हम देखेंगे बैटिंग की पार्टनरशिप भी दोनों की अच्छी जाती है तो बॉलिंग की पार्टनरशिप भी दोनों की बड़ी जबरदस्त रही है इस टेस्ट सीरीज के अंदर और पाकिस्तान को फतह दिलाने में बड़ा अहम रोल रहा है। और साथ साथ क्योंकि जहां एक रोल रहा है इन दोनों बॉलर्स का, पाकिस्तान को एक तवील सालों के बाद पाकिस्तान जहां फतह नसीब हुआ है 2021 में हमने आखिरी फतह हासिल की थी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ और अब पाकिस्तान ने एक तवील अरसे के बाद जो है टेस्ट सीरीज अपने नाम किया है। लेकिन एक तवील अरसे के बाद इंडिया की टीम को होम सीरीज के अंदर शिकस्त हुई है और 12 साल के बाद इंडिया की टीम है टेस्ट सीरीज में शिकस्त खा गई है न्यूजीलैंड के खिलाफ। उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है न्यूजीलैंड की टीम ने और एक तवील इंतजार न्यूजीलैंड को भी करना पड़ा अपने टेस्ट सीरीज जीतने के लिए। भारत को 12 साल यानी कि 12 साल के बाद भारत होम सीरीज के अंदर हारा है टेस्ट मैच। तो एक वो टीम है जो घर के अंदर शेर कहलाती है उसे भी शिकस्त हुई है। आज सब कुछ अपने शो के अंदर बात करेंगे। और जावेद साहब कहते थे 2 दिन पहले प्रोग्राम में कि जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा था, जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की थी वही सूरत-ए-हाल हमने देखा कि इंडिया की तरफ जिस तरह हवा रुख बदलकर दूसरी तरफ चली जाती है और समुंदर से आए हुए तूफान रुख बदल लेते हैं और यही कुछ हुआ क्रिकेट के अंदर। जो कुछ अरसे कबल पाकिस्तान के साथ सूरत-ए-हाल थी वो सूरत-ए-हाल भारत के साथ हुई और भारत को एक तवील अरसे के बाद जो है होम सीरीज के अंदर शिकस्त हुई है। तो जावेद साहब बैठे हैं। जावेद साहब आपका बहुत थैंक्स। और एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले तो कामयाबी हासिल की, इस बात की तो बहुत खुशी है हमें भी और आपको भी और पूरे पाकिस्तानियों को, क्योंकि जिस किस्म के पैगामात अब पाकिस्तानियों के लिए आ रहे और साथ साथ पाकिस्तान के इस हवाले से तो हम बहुत कुछ बात करेंगे अपने शो के अंदर। जावेद इकबाल भट्टी से मैं बाद में बात कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है और शॉर्ट टाइम में हमारे पास लेजेंड क्रिकेटर बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको
आपको भी मुबारकबाद हो कि 3 साल 8 माह के बाद पाकिस्तान ने एक फतह हासिल कर लिया टेस्ट में। 2021 में हमने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी और एक तवील अरसे के बाद हमने यहां पर एक दफा कामयाबी हासिल कर ली है। या बिल्कुल यकीनी तौर पे सबके लिए खुशी की बात है और पाकिस्तानियों को सबको मेरी तरफ से भी, और यकीनी तौर पे जब जीत मिलती है तो हम सब एक्स प्लेयर और तमाम जो जितने इन्वॉल्व हैं इस खेल से उनके दिल को बहुत ही तस्कीन मिलती है। काफी टाइम से हमें मुश्किलात थी, जैसे आपने खुद भी बताया, और ये मुश्किलात हमने खुद पैदा की हुई थी और डिफरेंट चीजें हो रही थी उसमें। अभी इस खुशी के मौके पे मैं अगर उधर चला जाऊं तो नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ डिसीजन ऐसे नहीं लिए जा रहे थे जिसकी वजह से जो है वो हमें मुश्किलात आ रही। चले मुश्किलात आ रही थी और आप कह रहे हैं कि बहुत से डिसीजन ऐसे नहीं लिए जा रहे थे जिसके बिना पर हम कामयाबी से दूर दिखाई दे रहे थे। तासीम अहमद साहब, क्योंकि आज ये खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो बेंगलोर में भी जिस तरह आप लोगों ने कामयाबी हासिल की थी और इकबाल कासिम साहब और आपने जिस तरह विकेटें हासिल की थी, आज बेंगलोर में भी एक तारीख रकम हो गई है और 12 साल के बाद जो है होम सीरीज के अंदर भारत को शिकस्त हो गई है न्यूजीलैंड के हाथों। इस सीरीज के हवाले से क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी जितनी बाहर की टीमें और खास तौर पे इंग्लिश टीमें जो हैं वो उनके प्लेयर डिफरेंट उसमें आन के खेलते हैं और वहां के पिचेस का उनको बहुत काफी अंदाजा हो जाता है। और हमने देखा कि हमारे पास भी इंग्लिश प्लेयर आते हैं PSL में और इसी तरह IPL में इंडिया में भी जाते हैं, तो उन्होंने एक होमवर्क किया अपने लिए और जाहिर न्यूजीलैंड ने जो कामयाबी की है यकीन तौर पे एक बड़ी कामयाबी है, इसलिए कि मैं देख रहा था कि उसमें स्पिनर्स का भी रोल बड़ा अच्छा था, फास्ट बॉलर ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो ये एक अब वो चीज नहीं रही बिल्कुल, और हम आप इंग्लिश लोगों को ये ना समझे कि वो बाहर आन के नहीं खेल सकते। बहरहाल इंडिया को हराना या पाकिस्तान में किसी टीम को आके वो हरा के जाए तो वो उसके लिए मायने रखती है। तो आई थिंक हमें तो खुशी हुई है, उधर जरा प्रॉब्लम आ चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि उनके पास चॉइसेस बहुत है। जाहिर है उनको भी प्रॉब्लम तो है काफी चीजों में, लेकिन चॉइसेस तो उनके पास है। हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उस लिमिटेड रिसोर्सेज को भी अगर हम सही तरह नहीं इस्तेमाल करते तो वो हमारी बदनसीबी है। और ये 2-3 लड़के जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मैं कहूँगा कि मतलब इनको बहुत हिम्मत है इनकी कि इन्होंने आन के ऐसा, क्योंकि ये तो स्टार्ट कर दिए गए थे। और थोड़ी सी बात जरूर इसलिए करूंगा कि जब टीम की मैनेजमेंट में से ही लोग ये कहना शुरू करें फिर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास स्पिनर नहीं है, तो फिर तो आप समझ लें फिर कितना प्रेशर हो। फिर फिटनेस का उनको कह दिया जाए और उसके बाद उनको घर भेज दिया जाए, लेकिन क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद। सच्ची बात है कि उसने आन के डिसीजन लिया है, बाकी सिलेक्टर है जरूर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने आकिब जावेद के हवाले से कह दी है, तो ये जरूर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। वो पहले सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी अब मुझे नजर आ रहे हैं जो बाकायदा तौर पर टेस्ट मैच शुरू होने से कबल ग्राउंड का मुआयना भी कर रहे हैं, विकेट को भी देख रहे हैं, फिर टीम मैनेजमेंट से भी बात करते हैं, कप्तान से भी बात करते हैं और सिलेक्शन के मुताबिक वो 11 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब करते हैं। और उस बिना पर, इंतखाब के बिना पर हम देखते हैं बहुत से थोड़े से नुक्ताचीनी भी होती है कि आपने ज्यादा स्पिनर्स खिला दिए हैं और शायद आपको एक स्पिनर कम कर कर जो है यहां पर एक तेज बॉलर को मौका देना चाहिए था। लेकिन मेरी नजर में सब कुछ सही रहा, क्योंकि अगर देखें तो माजी में भी हम जिस तरह मैचेस जीतते रहे, आप बड़ी जबरदस्त बॉल करते थे, इकबाल कासिम साहब है, उसके साथ साथ यासिर शाह बड़ी अच्छी बॉल, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर, बहुत नाम है स्पिनर, सईद अजमल, सकलैन, मुश्ताक, हम इन बॉलर्स ने हमें कई फतुहात दिलाई हैं। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर 7 विकेटें
8 विकेटें ये हासिल करते रहे, ये माजी में ये बॉलर था। हम फिर एक गैप आया यासिर शाह के बाद, और उस गैप को शायद इन दोनों ने पूर किया कुछ अरसे तक, और कई फतुहात दोनों बॉलर्स ने, नुमान साजिद ने अपनी कॉम्बिनेशन से जिताए। लेकिन फिर इन्हें शायद जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि फिटनेस मसाइल की बिना पर ड्रॉप कर दिया जाता था, तो शायद इस दफा आकिब जावेद ने अच्छी सिलेक्शन की, फिर विकेट को बड़ा अच्छा रेट किया, और उसके बाद टीम बैलेंस ऐसी खिलाई कि उसने फतह दिलाई। और वो बॉलर्स खिलाए जिन्होंने, जो शान मसूद कह रहे थे कुछ अरसे कबल एज ए कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमें बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है दीगर टीमों के खिलाफ 20 विकेटें लेने में टेस्ट मैचेस में, तो वो सब कुछ इन दोनों बॉलर्स ने करके दिखा दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखा, डिसीजन लेने पे है, इससे पहले कोई डिसीजन ही नहीं हो रहे थे। जाहिर सिलेक्शन कमेटी थी, अपनी जगह थी, लेकिन बात यह है कि बैट्समैन जो सोच रहे थे या कप्तान भी सोच रहा था कि जी देखिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, हमसे बैटिंग नहीं हो पा रही, हम क्यों ना बैटिंग बढ़ाएं। तो फिर वो ऑलराउंडर की कहानियां शुरू कर देते थे कि जी नीचे तक बैटिंग चली जाएगी, बट ये नहीं सोचते थे कि हमें रिक्वायरमेंट है क्या। उनको डेफिनेटली सिलेक्टेड टीम देते थे। अब जब पानी सर से उतर गया तो ऑल एंड ऑल एक आदमी ने आन के डिसीजन लिया कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा करके देखेंगे हम, जो माजी में भी हम करते रहे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक डिसीजन लिया, वो पे कर गया। काम तो अभी बहुत है एक्चुअल। आपने अपने मुल्क में और जिन लोगों ने, बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उन्होंने बता दिया कि जी हमारे यहाँ कोई टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं जी वो 36 का हो गया, वो 38 का हो गया, और पता नहीं क्या क्या बातें। 36-38 हो जाए कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस बिलोंग करती है। और किसी क्रिकेटर्स ने अगर परफॉर्म कर दिया, विकेट ले रहा है, पाकिस्तान को फतह दिला रहा है, तो ये एज कौन नहीं कर रहा होता। आप दीगर ममालिक के अंदर भी देख लें, वहां पर 41 साल के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, 40 साल के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। तो आप समझते हैं कि हमें इस चीज को खत्म कर देना चाहिए, परफॉर्मेंस पे हमें देखना चाहिए और रीड परफॉर्मेंस पे करनी चाहिए। ये तो बैठ के लोगों की वो है ना, दिमाग का काम है ना। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि मैं अपनी मिसाल से, मैं अगर 25 ओवर ग्राउंड में कर रहा हूं और पूरा दिन फील्डिंग में हूं, सारा कुछ हूं, तो मैं फिट हूं। आप ले जाके उनको दौड़ा के उनका बेड़ा गर्क कर देते हो। और हमने देखा है, और यही नहीं, हमने तो रीजन और ये डोमेस्टिक ये लोगों को देखा है, जिसको चाहते हैं पास करवा देते हैं, जिसको चाहे फेल कर देते हो। भाई मजाक बनाया हुआ है। और मुझे लगता है कि आके इन चीजों को भी देखे कि भाई अगर ये लड़के हमें कुछ मार्जिन देना पड़ता है, ऐसा नहीं है मार्जिन दे यार। हर कोई जो है ना पैंथर नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं होता कि वो ठीक है यूनुस खान हो या मिसबा हो या शान मसूद की बात करूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ये लोग अपना फिटनेस में थे, ठीक है, लेकिन हर कोई थोड़ी इतना होता है फिटनेस। आपको उससे काम चलाना है, और आपको अब ये भी नहीं कि वो बिल्कुल ही ऐसा हो कि कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहा और आप उसको खिला दें, मतलब गोडे बिल्कुल चले गए हो, तो फिर कोई क्या करेगा आदमी। अच्छा तौसीफ, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं यहाँ पर ओल्ड क्रिकेटर के हवाले से, एजेस के हवाले से, और लेकिन थोड़ी सी बात करूंगा नौजवान स्पिनर्स के हवाले से। और दस्तक देते हुए बहुत से हमारे पास अच्छे स्पिनर्स भी नजर आ रहे हैं। महरान मुमताज एक अच्छा स्पिनर लेफ्ट आर्म नजर आ रहा है, सुफियान मुकीम, कासिम अकरम, 3-4 स्पिनर्स जो है अभी हमारे पास लाइनअप पे। फिर जाहिद को अभी प्रॉपर समझ लें इस दो टेस्ट मैचेस के अंदर अगर हम देखें तो वो मौके नहीं मिले। जब उन्हें मौका मिलेगा प्रॉपर तो वो भी अपना परफॉर्म करते हुए जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। उनकी भी परफॉर्मेंस से हमें नो डाउट कि बड़े अच्छे बॉलर हैं वो पाकिस्तान के, अच्छे लेग स्पिनर्स हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा क्योंकि अभी बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैचेस खेलने हैं, फिर उसके बाद हमने चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस खेलने अपने होम ग्राउंड के अंदर। और आप समझते हैं कि इन दोनों बॉलर्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, अब वनडे में आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अब पहले तो मैं इन बॉलरों की बात कर दूं आपको। बात यह है कि 3 स्पिनर खिलाने का मकसद क्या था, जो मुझे समझ आता है, वो ये मकसद था कि इनको जब घर भेज दिया फिटनेस का कह के, तो इनको भी जब बुला लिया आकिब ने, जो सिलेक्शन ने जो भी है कि भाई खिलाना है, हम इनको इस तरह पकड़ेंगे, तो वो इनकी समझ नहीं आ रही थी, ये खुद भी नहीं सोच रहे थे कि आया ये जो इन पे एलिगेशन है
ये सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हकीकत ये है, उसने कहा अगर जी ऐसा नहीं हुआ तो चलो जाहिद को भी डालते हैं, इन तीनों में से कोई तो एक काम दिखा देगा, हालांकि डिफरेंट वैरायटीज हैं। तो असल मकसद इनका ये था एक्चुअल करने का, लेकिन वो जाहिर है 2 आदमी एक्सपीरियंस है, सारा डोमेस्टिक में इतने ओवर करते हैं ये लोग सब। और तौसीफ भाई बड़ी अच्छी बात आपने कही है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। और कितना फायदा होता है ऐसे क्रिकेटर्स का जो डोमेस्टिक के तमाम सीजन खेल कर आते हैं। मैं समझता हूं मैंने जितना रीड है नुमान और साजिद को किया है, वो तमाम ही डोमेस्टिक के सीजन खेल रहे होते हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जितनी क्रिकेट हो रही होती है वो खेल रहे हैं, और उसका फायदा जब उन्हें मौका मिलता है तो उसको आप भरपूर तौर पर उससे फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूं कि जाती तौर पर मैं ये समझ रहा हूं कि डोमेस्टिक सीजन खेलने का ये एक फायदा बड़ा अच्छा होता है क्रिकेटर्स को। बिल्कुल फायदा तो है ना। देखिए ना, आपकी हमारे टाइम में ना जिम में ऐसी कोई मुसीबत, रोडों पे भाग रहे होते थे, अपने तौर पे सारा कुछ कर रहे होते थे। हमारी असली प्रैक्टिस, मैं बॉलर की बात कर रहा हूँ, वो इसी तरह बैटिंग की और फील्डिंग की। जाहिर है मैं पहले गेंद उठाता था नेट पे और आखिर तक बॉलिंग करता था। अब ये 4 ओवर की क्रिकेट ने तबाह बर्बादी की है। अच्छे भले जवान जो हैं वो 4 ओवर क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं। इस पे भी रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए भाई। हमें जरूरत, तुम्हें फास्ट बॉलिंग की है अगर, तो हमें टेस्ट मैच में जरूरत है, तो हाउ कैन आप जो है ये कर रहे हो, किस तरह। ये भी होना चाहिए कि आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे आप करोगे तो आप बाकी नहीं खेलो। लीगें हो गई हैं, ठीक है, आप जाके खेलो, मगर हमें चाहिए कि आप डोमेस्टिक की क्रिकेट पूरी खेलो। सिलेक्टर या जो भी है, हम तो जाते ही गए, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन जाके देखें कि भाई इस लड़के की पोजीशन क्या है। और एटलीस्ट मैं पीसीबी को कहूंगा कम से कम डोमेस्टिक के 5 मैचेज इनको सबको कहा जाए, ठीक है, लीग खेलने जाए जहां भी जाना है, 5 मैचेज ये जरूर खेलें और इसमें देखें, और कप्तान को रिस्ट्रिक्शन हो कि इनसे इतने ओवर इस पूरे मैच में करवाने, वहां फिटनेस पता चल जाएगी सब। चले फिटनेस पता चल जाएगी। बहुत सी जीत के बाद हम शायद समझते हैं कि हमारे पर्दा सा पड़ गया है जीत के बाद, और अगर हम समझते हैं इसमें तौसीफ साहब है, क्योंकि इस पूरे सीरीज के अंदर हमने देखा है कि हमारे ओपनर्स मुकम्मल फ्लॉप रहे। आप समझते हैं कि साइम को भी काफ़ी मौका मिला, अब्दुल्ला शफीक को भी काफ़ी मौके मिले, लेकिन शायद अव्वल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं दोनों बैटर्स। कुछ इनिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन एज ए ओपनर लंबी बारी खेलने में वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। हमें जीत के साथ साथ इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी नज़र रखने की ज़रूरत है कि हमारे बैटर्स नहीं कर रहे। फिर डॉगआउट पर देखें तो मोहम्मद हुरैरा एक अच्छा टैलेंटेड ओपनर हमारे पास मौजूद है। उमर बिन यूसुफ है, बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी उसकी अभी पाकिस्तान शाहीन की तरफ से रही है। लास्ट मैच में भी उसने 68 रन स्कोर किए हैं, वो भी एक अच्छा बैटर से सामने आ रहा है। आप समझे कि यहाँ पर हमारे पास ओपनर्स के लिए भी थोड़े से मसाइल पैदा होते नजर आ रहे हैं कि वो भी कंटिन्यू रन नहीं करते दिखाई दिए टेस्ट सीरीज के अंदर। देखिए यही एक जगह है ना जहां पे आप चेक कर सकते थे। एक को आपने गुलाम को चेक किया, उसने रन कर दिया मिडिल ऑर्डर में आन के। इसी तरह इस जगह भी आप चेक कर सकते हैं। देखें अनफॉर्चुनेटली साइम अय्यूब की बात की आपने, और तो वो इज ए वेरी टैलेंटेड प्लेयर। मैंने उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जाके देखा और सब कुछ है। ये वही मंसूर अख्तर वाला काम है, जो मंसूर अख्तर डोमेस्टिक में इतने रन बनाता था और वो बेचारा जो है इंटरनेशनल में फेल हो जाता था, तो वो उसका टैलेंट अपनी जगह था। साइम को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतने मौके मिलना आसान नहीं है। जो भी इस पर ट्रस्ट कर रहा है बिल्कुल सही ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा बाबर जैसा बाहर हो जाता है तो सभी के लिए ये चीजें होती हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल सही है, आप ट्राई करें जो है। जहां ये अभी शुरुआत हुई है और इतना कुछ हमने चेंज करके देखा है, आगे हम जाएंगे, जाहिर है मुश्किल टूर्स हैं, उसके हिसाब से प्लेयरों को आप दें। बल्कि डोमेस्टिक की जहां तक मैं कहता हूं कि आप इनको इजी वाला, थोड़ा सा इजी टूर्स पे चांस दें ताकि इनके लिए मुश्किलात ना हो, क्योंकि हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फायदा नहीं होता। तो अहमद जमाल रन्स करके आया ऑस्ट्रेलिया में और विकेट्स भी लिए, तो नजर आई एक चीज। तो आप एक एक करके ट्राई करें, इनमें अगर वो होगी तो डेफिनेटली करेंगे। और अब यही आपको सारी चीजों को देखना पड़ेगा, वरना
और मेरा ख्याल है ये डिसीजन अब होने वाले हैं। अच्छा, मैं अपनी तरफ से तो आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ, फिर एक जावेद साहब से सवाल करेंगे जो स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का टूर है बड़ा इंपॉर्टेंट, और जिम्बाब्वे वनडे के लिए हमें नौजवान क्योंकि पाकिस्तानी टीम में बहुत ज़्यादा मोहम्मद हारिस पे एज ए कैप्टनशिप पे भरोसा कर रही है, पाकिस्तान शाहीन की वो कप्तानी कर रहे हैं इस वक्त, और मुख्तलिफ तर्ज की उन्हें टीमें रद्दबदल करके दी जा रही हैं। और हारिस भी ये कह रहे हैं कि मुझे जब भी टीम मिलती है थोड़ी सी रद्दबदल वाली टीम होती है, मुझे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा नहीं होता कौन से प्लेयर्स किस जगह पे सेट होते दिखाई देते हैं। ग्रूम करने के लिए पाकिस्तानी टीम ने बहुत से कप्तान आजमाए, लेकिन अब बहुत ज्यादा फोकस मोहम्मद हारिस पे नजर आ रहा है। आप समझे ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए, क्योंकि इस वक्त वनडे और T20 के लिए भी कप्तान जो है ऐलान होना है, और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद रिजवान भी सामने आ रहा है, आप किसे बेहतर समझते हैं वनडे के लिए इस वक्त और T20 के लिए कप्तान? देखिए, एक तो हारिस की आपने बात की, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ रहा है। पहले भी किए इसने ये कहा कि जी ऐसा था, हमने जान के मैच आ रहे हो क्या, ये वही बात हुई ना। यही जो अभी उसने जो बात की कि मुझे कभी कोई टीम मिलती है कभी कोई टीम मिलती है, तो भाई ये आपको सिलेक्टर दे रहे हैं टीम और आप उसके साथ हैं। आपको नहीं होता कुछ तो खुल के कहते हैं कि भाई मैं जो मांग रहा हूं वो नहीं दे रहे। बात यह है कि थोड़ी सी क्रिकेट खेलने के बाद इनके दिमाग आसमान पे चले गए, ना परफॉर्मेंस है ना कुछ है, बट बस खुला मिल रहा है ना। हमारे टाइम में अंदर आना मुश्किल होता था, इनको तो पता है कि हमने इधर भी घुस जाना है, उधर भी घुस जाना है, उधर भी घुस जाना है, तो ये तो इस तरफ की बातें करेंगे। जहां तक आपका कप्तानी का ताल्लुक है, देखें इस वक्त जो सिचुएशन है इस वनडे में, तो मैं सीधा भी कहता हूं कि शान को ही आप बरकरार रखें। वैसे तो रिजवान की चॉइस आपके पास थी, एक और चॉइस थी, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट देके उनके तो लाले पड़ चुके हैं कि भाई वो पता है टीम में भी होंगे कि नहीं होंगे। मैं फखर जमान की बात जी 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 बिल्कुल। तो मतलब ये कि भाई अपने आपे से बाहर तो नहीं हो कोई यार। चले एक और प्लेयर्स के हवाले से आपसे बात कर लेते हैं। सलमान अली आगा को किस तरह देख रहे हैं एज ए कैप्टनशिप में? मेरा ख्याल अभी कोई चेंज करने अर्ली हो जाएगा, नहीं है। आप लोगों को फंसवा देंगे इस चक्कर में, उससे स्कोर भी होना बंद। वो की प्लेयर हो गया आपके नीचे। बिल्कुल, आप बड़ी अच्छी बात कही कि इस वक्त वो पाकिस्तान का सबसे की प्लेयर है। हम तो 2 मिनट में सबको आसमान में चलाते हैं यार, ये है ये, भाई उसको खेलने दो, आराम से खेलने दो, उसके बाद करो जो। चले तौसीफ भाई, जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, वो एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई, ये जिस तरीके से पेडिस्टल फैन, हीटर और उसके बाद पाकिस्तानी स्पिनर, इन पे जरा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, पिंडी की पिच कभी भी जो है इस तरह की कभी नहीं खेली, और पेसर्स को उसने बड़ा हेल्प किया है जावेद साहब। और ये करने का मकसद ये था कि उससे पहले वाटरिंग हुई भी होगी। अच्छा, धूप तो निकल रही है, बट रात को जो है ड्यू फैक्टर भी आते हैं, सब कुछ। अब वो नीचे मॉइस्चर इतना होगा, वो जो कि स्क्वायर तो आपका पूरा ग्रासी हुआ है, तो मॉइस्चर उसमें बहुत है। तो इन्होंने एक ही चीज सोची कि इसको हम किसी तरह इतना ड्राई कर दें, और वो इसी सूरत में हो सकता है, क्योंकि रात में फिर पड़ेगी, ओस जो भी होगा वो कवर्ड होंगे, उसके अंदर से आपको पता है पानी थोड़ा थोड़ा नीचे चला। अच्छा तौसीफ भाई, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं आज के टेस्ट मैच के हवाले से। हसन जलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। एक तारीखी कामयाबी आज पाकिस्तान ने हासिल कर ली। हसन जलील साहब क्या कहेंगे? और हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पे दूसरी लाइन पे तौसीफ अहमद भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया पहले तो, और सबको बहुत मुबारक हो। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो टर्न अराउंड है वो तारीखी है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच हम जिस तरह हारे थे उससे सबको बड़ा दुख और बड़ा अफसोस हुआ था, और जाहिर है कि इंग्लैंड ने पूरी तरह क्रश किया पाकिस्तान को। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी हमें अकल आई और पिचें अपनी मर्जी के मुताबिक बनाई गई, तैयार किया गया उनको, और 2 ऐसे बॉलर्स को शामिल किया गया जिन्हें हम नजरअंदाज करते आए थे। और मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था जिस जमाने में वो पहले खेले थे, कि इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, और दोनों ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। बहरहाल उसका नतीजा बरामद हुआ, और इंग्लैंड जैसी टीम को आपने 2 मुसलसल मैचों में हराकर और 4 साल के बाद अपनी सरजमीन पर सीरीज जीतने का एजाज हासिल किया, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है।
और मेरा ख्याल है इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। और जो सिलेक्शन का जो मेयार कायम किया गया है या जो पिचों के बारे में अंदाज बदला है, अगर उसको हम कायम रखेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को बेहतर नतीजे मिलेंगे आइंदा। हसन जी साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि बेहतर नताइज मिलेंगे। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि इन प्लेयर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया था और फिटनेस मसाइल भी इनके साथ दरपेश नज़र आ रहे थे और फिर उन्हें एनसीए भी बुला लिया गया था। उसके बाद इन्हें तीनों बॉलर्स को, जो स्पिनर्स हैं, उन्हें मैचेस में चांस दिया गया। परफॉर्मर्स आपके सामने है, किस तरह दोनों टेस्ट मैचेस में इन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान को फतह दिलाई। आप समझते हैं कि ये मसाइल हमारे साथ नहीं होने चाहिए? तौसीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसे मौके देने की जरूरत है, एज कौन नहीं करता। उम्र का मिसाल तो आप इससे देख लें कि एंडरसन तकरीबन 41 साल की उम्र में रिटायर हुए। अश्विन जो है वो अब 48 साल क्रॉस कर चुके हैं और वो न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। जय बॉयकॉट 42 साल की उम्र में रिटायर हुए। सचिन तेंदुलकर 41 साल के हो चुके थे जब रिटायर हुए। बात यह है कि उम्र नहीं है, अगर आप फिट हैं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको खिलाते रहना चाहिए। और सबसे मुझे जिस चीज ने इम्प्रेस किया, आप देखिए एक अरसे के बाद हमें इतनी शानदार स्पिन बॉलिंग देखने को मिली। एक जमाना था, ये तौसीफ यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह ये भी पाकिस्तान के क्लास स्पिनर थे, बड़े मैचेस मैंने इनके कवर किए। और जिस तरह उस जमाने में अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद ये गेंद को स्पिन कराया करते थे और खिलाड़ियों को आउट किया करते थे, वो मंजर हमें दोबारा देखने का मौका मिला। लाइन और लेग बहुत अच्छी थी दोनों बॉलर्स की। उसके बाद इतनी ज्यादा वो स्पिन करा रहे थे कि मजा आ रहा था देखते हुए। फिर वेरिएशन भी थी, उन्होंने खिलाड़ियों की नफ्सियात के मुताबिक गेंदें की। लाइन और लेग बहुत अच्छी थी, ये नहीं कि कोई शॉट आप कर रहे हैं, फ्लैट गेंदें भी की उन्होंने, गेंद स्पिन करा रहे थे। तो ये चीजें जो है ये बड़ी खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, बड़ी खुशाइंद है। तौसीफ अहमद साहब, हसन जलील साहब टेलीफोन लाइन पे, वो कह रहे हैं कि आप जिस वक्त बॉल किया करते थे, अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम जब बॉल किया करते थे, स्पिन काफी किया करते थे, माइंड के मुताबिक बैटर्स के जो कमजोरियां उसको आप भाप लिया करते थे। इसी तरह ये दोनों बॉलर्स भी करते दिखाई दिए। हसन जलील साहब कह रहे हैं कि ये बड़ा कौन करता है जब ग्राउंड में आप किसी बैटर्स के खिलाफ बॉल कर रहे हो। तौसीफ साहब, आपका आवाज आ रही है मेरी? चले, तौसीफ अहमद साहब जो है इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन शायद मुनक़ता हो गई है। वापस हसन जलील साहब की तरफ आते हैं। हसन जलील साहब, जिस तरह बात हो रही थी अभी लाइन और लेंथ की, और बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के लिए इस लाइन और लेंथ पे कंट्रोल करना, और पूरे जो 39 विकेट्स इन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में हासिल किए हैं, तो इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने देखा है कि रिसर्च की हुई थी दोनों तमाम ही बैटर्स के ऊपर, और उनको कभी भी हमने देखा कि मौका नहीं दिया खुल के खेलने का। जी हाँ, मैंने आपको पहले कहा कि असल चीज देखिए होती है स्पिनर की, कि गेंद को कितना स्पिन कराता है, दूसरी उसकी लाइन और लेग। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्पिनर्स पहले खिलाए गए थे वो बिल्कुल फ्लैट थे। आप देखिए उनकी गेंदें स्पिन नहीं हो रही थी, सीधी सीधी गेंदें कर रहे थे। और बात यह है कि स्पिनर के आगे ये काम नहीं है कि आप सीधी गेंदें करें, कभी तेज कर दें, कभी हल्की कर दें। बात यह है जब तक आप स्पिन पाएंगे। दोबारा इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और एक चीज ने मुझे और जो मुतासिर किया, पहली मर्तबा टीम एक जेल नजर आई, फाइटिंग स्पिरिट नजर आई। आप देखिए बैटिंग आखिर वक्त तक साजिद ने देखिए कितनी अच्छी बैटिंग की, नोमाल ने कितनी अच्छी बैटिंग की, हर खिलाड़ी ने कंट्रीब्यूट किया, जो बड़े अरसे के बाद देखने को मिला। बिल्कुल बड़े अरसे के बाद है इन प्लेयर्स को नजर। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनसे भी मजीद बात करते हैं। हसन जलील साहब, हसन जलील साहब कह रहे हैं कि बैटर्स ने भी अपना रोल अदा किया, टेलेंडर्स ने भी अपना रोल अदा किया, और टीम जेल होकर खेलती हुई नजर आई। आप समझते हैं जहाँ जेल होकर खेलती नजर आई, उसमें हम देखते हैं आखिरी में जब आके कप्तान ने जो इनिंग आज खेली है 6 बॉलों पर 23 रन की, बड़ी खुशी का इजहार, उनके दिल के अंदर भी खुशी फूट रही थी, और जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे वो प्रूफ दे रहे थे कि मुझे कितनी खुशी है। जी मोइन भाई, लग ऐसे ही रहा था कि कप्तान शान मसूद चाह रहा था
कि जल्द अज जल्द इन दोनों में से एक आउट और मैं जाके विकेट पे सेलिब्रेशन करूं। उनकी बॉडी लैंग्वेज तो इस तरह की थी, जिस तरीके से आकर उन्होंने 6 बॉलों पे 4 बाउंड्रियां और एक छक्का मार के बिल्कुल सेलिब्रेट किया। और हसन जलील साहब सही कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे बाद जो है हमारी टीम एक टीम नज़र आ रही थी, एक दूसरे को बैक कर रहे थे, बिल्कुल जेल हुई टीम नज़र आ रही थी। और बैटिंग का जो मसला था, आपको पता ऊपर से हमारी बैटिंग रन नहीं कर रही थी, लेकिन सऊद के साथ जिस तरह साजिद और नवाज अली ने स्कोर किया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जीत की जो बुनियाद थी इन्हीं प्लेयर्स की, इन 3 प्लेयर्स की वजह से जो है वही डली थी। और फिर देख लें, हमने इंग्लैंड को जो है प्रेशर में लिया। और जैसे हम कल बात कर रहे थे कि अगर इंग्लैंड की टीम जो है बैकफुट पर चली गई और हमने अपना प्रेशर कायम रखा तो लंच से पहले जो है हम इंग्लैंड की इनिंग्स समेट देंगे। सेम उसी तरह हुआ, लंच से पहले जो है हमने फतह हासिल कर ली। लंच से पहले फतह हासिल कर ली हमने। और लंच से पहले जावेद इकबाल भट्टी एक दिन कबल ही ये कह रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पहला सेशन। हसन जलील साहब, है पाकिस्तान ने एक तारीखी कामयाबी तो हासिल कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, मैं पड़ोसी मुल्क के हवाले से भी थोड़ा सा बात कर लूं, और जिन्हें 12 साल के बाद होम सीरीज के अंदर शिकस्त हो गई है इंडिया को, और 113 रन से भारत को शिकस्त हुई है इस टेस्ट मैच के अंदर। अब न्यूजीलैंड की टीम है शिकस्त देने में कामयाब हो गई। एक तवील अरसे के बाद न्यूजीलैंड ने भी यहां पर कामयाबी हासिल की है भारत के खिलाफ। क्या कहेंगे, घर के शेर है, घर में ही ढेर हो गए? देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले स्काई टेलीविजन लंदन पे मैं तबसरा कर रहा था, और उसमें टोनी लुइस और नासिर हुसैन और हर्षा भोगले मौजूद थे। तो मैंने उसमें एक बात कही थी, मैंने कहा कि जी ये जो ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं उसमें नासिर हुसैन ने असल में जुड़ा कहा कि जी इंडिया के पास इतना टैलेंट है, आप देखिए कि वो बार बार जो है ना वो रोटेट कर रहे हैं, नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने उससे उनको कहा कि जी मैं थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ करता हूँ, इसलिए कि जब आप बहुत ज्यादा चेंजेस कंटिन्यूसली करेंगे टीम के मोरल पे भी असर पड़ेगा और कॉम्बिनेशन पे भी असर पड़ेगा। और मैंने कहा उसकी एक बेहतरीन मिसाल वेस्ट इंडीज की टीम है। आपने वेस्ट इंडीज के किसी प्लेयर को एस्टेब्लिश होने ही नहीं दिया, इतनी तब्दीलियां की कि वो टीम खत्म होकर रह गई। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि इंडिया पे किसी न किसी वक्त पड़ेगा, और देखिए उसका नतीजा सामने आया। आपने नए लड़कों को लाने के चक्कर में, ठीक है बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, लेकिन आपने इतनी ज्यादा तब्दीलियां की कि जो है ना टीम के मोरल पे असर पड़ा। दूसरे, आपने वो हमारी तरह स्पिन विकेट तो बनाई इसलिए कि आपके पास ज्यादा स्पिनर थे, लेकिन बस ये न्यूजीलैंड का कमाल है कि सिर्फ एक खिलाड़ी जो था वो उन तमाम स्पिनर्स पे भारी पड़ा। और क्या उसने बॉलिंग की है, मैं देख के हैरान हूँ। 13 विकेट उसने हासिल की, और उसका भी ये था, लग रहा था जैसे कोई मशीन गेंद कर रही है। तो बहुत उम्दा कामयाबी है, न्यूजीलैंड मुबारक है। एक तवील अर्से के बाद किसी बाहर की टीम को जो है भारत की सरजमीन पर जीतने का मौका मिला। बिल्कुल 12 साल के बाद भारत को होम सीरीज के अंदर शिकस्त हुई है, 36 साल बाद। बहुत कमाल की बात है, और जबकि इस वक्त टॉप 2 टीमों में है भारत की टीम। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और एक तवील अरसे के बाद यहाँ पर शिकस्त हुई है भारत को। लेकिन साथ साथ मैं आपसे एक ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि चंद लम्हात रह गए हैं मेरे शो के अख्ताम में, और हसन जलील साहब, है पाकिस्तान टीम ने टेस्ट में कामयाबी हासिल कर ली है। इंपॉर्टेंट टूर है पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का वनडे मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने। फिर चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में होना है, और क्योंकि अभी कैप्टन का ऐलान होना है, और आप किसे बेहतर चॉइस समझते हैं इस वक्त कैप्टन के लिए? देखिए, हमने बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया, बहुत उसको जी वो बैटिंग नहीं कर रहा, वो कप्तान अच्छा नहीं है। कैप्टनशिप में तो खैर ठीक है, क्योंकि अब उसने खुद ही दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, लेकिन बैटिंग में मैं समझता हूँ उस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको कोशिश करना चाहिए कि वो अपने पुराने मोल्ड में वापस आ जाए। मैं समझता हूँ उसको टेक्निक से ज्यादा उसको मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में इतना उसको क्रिटिसाइज किया गया कि मॉरली वो बहुत डाउन हो चुका है। तो वो हमारी की फिगर है। आप देखिए अभी तक वनडे का वो टॉप बैट्समैन है एक तवील अरसे से। और दूसरी ये है कि हमें ओपनर्स पे बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। अभी ओपनिंग हमारी वीक है, क्योंकि साइम से जो उम्मीदें थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। दोबारा आप समझते हैं कि इमामुल हक को टीम में आ जाना चाहिए? मेरा ख्याल है
ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए इमाम उल हक को वापस आना चाहिए, इसलिए कि वो तजुर्बेकार प्लेयर है और अच्छा प्लेयर है, तो मेरा ख्याल है उसको लाना चाहिए। और दूसरे ये है कि बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए टीम में। आप बहुत ज्यादा नए लड़के आप भर लेंगे नहीं, जोश में आगे के देखिए अगर कामयाबी मिली, तजुर्बा ऑस्ट्रेलिया में बड़ा काउंट करता है। अच्छा, हम रेगुलर स्पिनर के साथ भी हम बहुत कम गए हैं वनडे में काफी अरसे से, और अब नोमान साजिद ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, तो आप समझते हैं कि हम रेगुलर स्पिनर्स के साथ भी जाते हुए नजर आएंगे अब वनडे में भी? आप एक स्पिनर तो आपको चाहिए बहुत अच्छा। एक जमाने में आपको याद होगा शादाब जिस जमाने में बहुत फॉर्म में था, तो शादाब की वजह से बहुत फर्क था टीम में, और लेकिन शादाब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो गए, और अब मुझे नहीं पता क्या सूरत है। लेकिन एक आपको टॉप क्लास स्पिनर चाहिए है। फास्ट बॉलर्स पे की भी फिट से तवज्जो देने की जरूरत है, वहाँ की फास्ट विकेटें हैं, और वहां पर मैं समझता हूँ कि अगर आपके फास्ट बॉलर्स फॉर्म में हो, रिदम में हो, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का अच्छा पेस अटैक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसे तवज्जो देने की जरूरत है और फिटनेस की जरूरत है। चले, फिटनेस की जरूरत है, लेकिन आपने वो कप्तानी वाला सवाल थोड़ा सा गोल कर दिया। एज ए कैप्टन किसे होना चाहिए इस वक्त वनडे का और T20? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो ये लोग जो सोच रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान पे इनकी निगाहें होंगी, इसलिए कि उसके बाद और तो कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आता किसी नए लड़के को तो आप चांस देना खतरे से खाली नहीं है। मेरा ख्याल है मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दे देनी चाहिए, तजुर्बेकार खिलाड़ी है, अच्छा उसका रिकॉर्ड है वनडे में भी T20 में भी, और फिर दूसरे सब कुछ साथ लेके चलता है वो। तो हसन जलील साहब, आप कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी और T20 की कप्तानी दे देनी चाहिए, और वसी तजुर्बा आप भी रखते हैं क्रिकेट का, और एक अच्छी राय भी आप दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान नामजद कर दिया जाए वनडे और T20 के लिए। और क्योंकि एक बात मैं जरूर कहूंगा, वो मेरी सुन लीजिए कि शान मसूद के साथ अब छेड़छाड़ ना करें आप टेस्ट मैचों में। देखिए, मैं पहले भी बार बार कहता रहा हूँ, जिस जमाने में लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वो स्कोर नहीं कर रहा, हार रहा है, मैं कह रहा था देखिए टेक्निकली ही इज ए वेरी गुड कैप्टन। यॉर्कशायर का मुझे याद है, यॉर्कशायर का जो प्रेसिडेंट है उसने कहा था कि बड़े अरसे के बाद हमें एक ऐसा कप्तान मिला है जो टीम के हर खिलाड़ी की बारीकियों से आशना है, तो वो उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, उसकी फील्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग चेंजेस उसने अच्छी की। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जी हम मैच जीत गए, मैं तो उस वक्त भी, जब हम पहला मैच हारे थे, मैंने उस वक्त भी ये कहा था सबसे, में आपको याद होगा कि शान मसूद को बरकरार रखना चाहिए, उन्हें आप मौका दें। बैटिंग में भी मुझे लगता है कि अगर वो एक दो 3-4 मैचों के बाद वो अपनी असली फॉर्म में आ जाएगा। चले, असली फॉर्म में आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात आपने शान मसूद के हवाले से कही, और थोड़ी सी आपने यॉर्कशायर की बात की है, तो लेकिन वहाँ जो टीम सिलेक्शन होती है, मैनेजमेंट होती है, वो कप्तान के मुताबिक टीम को खिला रहे होते हैं। यहाँ तो बहुत से मसाइल है पाकिस्तान में, पसंद नापसंद का सिलसिला भी पाकिस्तान में चल रहा होता है। आप देखें ना, ये 2 बॉलर्स को जो है फिटनेस मसाइल के बाइस बाहर कर दिया गया था। अब दोबारा वो जब टीम में आए, आकिब जावेद ने ये स्टेप लिया सिलेक्शन कमेटी में आने के बाद, तो उन्होंने तीनों ऐसे बॉलर्स को टीम में शामिल किया जो पाकिस्तान से जो मैनेजमेंट थी इससे कबल वाली, उन्होंने बाहर कर दिया था। उन्होंने जाहिद महमूद को भी मौका दिया, साजिद को भी, और यहाँ पर नोमान को भी, और तीनों ने परफॉर्म भी कर दिया। और क्या कहेंगे इससे हवाले से, क्योंकि अभी आप शान की बात कर रहे थे, मैंने इसलिए कहा कि यॉर्कशायर और पाकिस्तान में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, आकिब जावेद के आने से बहुत फर्क पड़ेगा और पड़ा है। आकिब जावेद मैं समझता हूँ बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, और लाहौर कलंदर में उन्होंने मेहनत की और टैलेंट ढूंढ के लाए, और जिस तरह लाहौर कलंदर को उन्होंने ग्रूम किया, वो अपनी क्वालिटी साबित कर चुके हैं। दूसरे, वो ऐसा खिलाड़ी है जो हमेशा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ कभी नहीं आई। उनके साथ अजहर अली है, वो भी बहुत सुलझे हुए दिमाग का आदमी है। अलीम डार साहब है, पहली दफा है, वो भी बड़े सुलझे हुए इंसान है। हाँ, अलीम डार भी बहुत, और बड़े लोग एतराज कर रहे थे कि उनको क्यों रख लिया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अलीम डार का वसी तजुर्बा है, आपको पता है सबसे ज्यादा मैचेस करने वाले वो खिलाड़ी, वो अंपायर है, तो मेरा ख्याल है उनके तजुर्बे से बहुत मदद मिलेगी। और आपने देख लिया कि इस मरतबा थोड़ी सी आपको डिफरेंस नजर आया सिलेक्शन में भी, पिच के इंतखाब में भी, तो मेरा ख्याल है इस अगर टीम को कंटिन्यू किया जाए
तो पाकिस्तान की टीम पे बहुत अच्छे असरात हुए। बिल्कुल बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे एहसन जलील साहब और कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम पे बहुत से अच्छे असरात भी बढ़ते रहेंगे और अगर टीम में ज़्यादा रद्दोबदल ना की जाए। और उन्होंने कैप्टन के हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का वनडे में मैचेस खेलने जाने हैं, तो उसके लिए भी मोहम्मद रिजवान को कहा है कि सबसे अच्छे और मजबूत उम्मीदवार वो नज़र आ रहे हैं इस वक्त कैप्टनशिप के। हसन जलील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।